आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो किस तरीके से किसी सेल में आपका जो क्रोमोसोम है, चाहे वो फाइबर की बात की जाए या बेसिकली जो कॉम्पैक्ट फॉर्म की अगर हम लोग बात करें, वो किस तरीके से पहले तो कॉम्पैक्ट होता है और किस तरीके से वो ऑर्गेनाइज होते हुए वो सेल में अपने आप को एडजस्ट, तो उसी को कहते हैं जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ड इटसेल्फ एज अ लॉट मीन। हम लोग शुरू करते हैं प्रोकैरियोट से कि प्रोकैरियोट में किस तरीके से जीनोम का ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये चीज़ क्लियर कर लेते हैं कि जो भी हम लोग लाइफ साइंसेस में ऑर्गेनिजम्स देखते हैं या जो भी हमारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स यूज़ होते हैं तमाम रिसर्च के लिए, वो कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं और उनका सेलुलर डीएनए कंटेंट किस तरीके से वैरी करता है। तो अप्रॉक्सीमेट एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि मेनली लाइफ साइंस में हमारी स्टडी और रिसर्च एस्पेक्ट में सबसे ज़्यादा जो काम होता है वो इन ऑर्गेनिजम्स पे होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग वायरस की बात करें तो विच इज़ बैक्टीरियोफाज लैम्डा यहाँ दिया हुआ है। नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने हैं, 4.85 इंटू 10⁴। डीएनए लेंथ क्या है, 0.017। सेल्यूलर स्पेस जो है जो रिक्वायर्ड होता है इतने डीएनए लेंथ के लिए, वो क्या है, इट इज़ लेस देन 0.001 और 1⁻³ राइट। यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने हैं, ऑब्वियसली 1 होता है। उसी तरीके से आप कंपेयर कर सकते हैं बैक्टीरियम में तो अगर हम लोग इकोलाई जो कि बेसिकली यूज़ होता है वो क्या है, 4.7 इंटू 10⁶ राइट। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, 1.4 राइट। और ह्यूमन के केस में यहाँ पे 999 दिया हुआ है इट्स। तो और मीटर की बात करते हैं तो इट्स ऑलमोस्ट 2 मीटर बात होती है। ठीक, दोनों क्रोमोसोम्स को लेके, क्योंकि यहाँ पे क्या बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, हैप्लॉइड जीनोम्स के ही यहाँ पे डेटा दिए हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ह्यूमंस की भी बात हो रही है तो कितने रिप्रेजेंटेड हैं, 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जब आप डिप्लॉयड करेंगे तो सब चीज़ क्या हो जाएगा, डबल नंबर में चला जाएगा। ठीक, तो ये आपके पास एक डेटा है जिसको कि आपको एक बार देख लेना है और एक आइडिया क्रिएट कर लेना है। ये सारे जो मॉडल ऑर्गेनिज्म स्टडी के लिए यूज़ होते हैं। उसी तरीके से और भी इनके बारे में जो डिटेलिंग्स है कि यूकैरियोट में हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है। ठीक, डीएनए जो है डबल स्ट्रैंडेड लीनियर होता है। बैक्टीरिया में डबल स्ट्रैंडेड होता है और वो सर्कुलर होता है। साइज़ कितनी है, ये प्लाज्मिड में कभी कभी मेनली सर्कुलर होता है, बट कुछ केसेस में डबल स्ट्रैंडेड लीनियर सेगमेंट्स के देखे गए हैं। मैमेलियन डीएनए वायरसेस, वो वायरसेस जो कि एज अ होस्ट मैमेलियन को चूज आउट करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास सिंगल स्ट्रैंडेड भी होता है, डबल स्ट्रैंडेड भी होता है और डबल स्ट्रैंडेड लीनियर और सर्कुलर दोनों ही होते हैं। साइज के भी अगर देखें तो 2 to 50। नेक्स्ट इज बैक्टीरियोफाज, वेरी इंपॉर्टेंट। तो सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, डबल स्ट्रैंडेड साइज इज दिस। क्लोरोप्लास्ट डीएनए, ये भी आज की डेट में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के एस्पेक्ट से हम तमाम जो आइसोलेशंस करते हैं और स्टडीज़ देखी गई हैं कि हम स्पीसीज़ और तमाम स्ट्रेन वेरिएंट्स को पता करना हो तो इसकी एनालिसिस के थ्रू लोग पता कर रहे हैं। तो क्लोरोप्लास्ट डीएनए अगर देखें तो इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, और यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया में भी डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर। क्लोरोप्लास्ट डीएनए में देखा जाए तो कुछ जगह पे डबल स्ट्रैंडेड लीनियर भी देखा गया है, बट मेनली डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर फॉर्म ही देखा गया है डीएनए का। साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 50 एंड दिस फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स इन केस ऑफ 0.5 much smaller than plants. It is 100 to 2500 kb size plant. ये एक ओवरऑल है, यहाँ पे ये भी दिया हुआ है। तो दोज हु आर इंटरेस्टेड इन नोइंग सम ऑफ एक्स्ट्रा लाइक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस
कितने नंबर ऑफ क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम कॉपी कितनी है, 3 सर्कुलर एंड 1 लीनियर फॉर्म ऑफ क्रोमोजोम इज प्रेजेंट, तो दिस बिकम्स अ काइंड ऑफ स्पेशल। और बाकी आपको भी एक आइडिया होगा कि बहुत सारे इस तरीके से, जैसे सिनोरैबिडिटिस, रैबिडिटिस एलिगेंस राउंड, वो इस पे भी काफ़ी स्टडीज़ होती हैं, तो उसमें कितने क्रोमोजोम नंबर हैं, 6 नंबर ऑफ कॉपीज। 2 लीनियर, इट इज़ लीनियर जीनोम साइज 97 MB, राइट। तो ये एक आइडिया होना चाहिए। उसी तरीके से ये अरेबिडोप्सिस थैलियाना, मच यूज्ड मच यूज्ड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म, ठीक। उसमें क्या है, 5 है, 2 है, लीनियर होता है, जीनोम साइज 5 है। ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टा, वो हम लोग के पास पिछले उसमें भी था टेबल में, तो यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 4। तो ये आपके पास एक पूरा डेटा है जहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं, ठीक, और एक आइडिया ले सकते हैं इन सारे मॉडल ऑर्गेनिजम्स का। सो मूविंग अहेड, अब हम लोग ये स्टार्ट करते हैं जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो पहला हमारा आएगा बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो प्रोकैरियोट्स डू नॉट हैव न्यूक्लियस, तो सभी को ये पता होगा कि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियर अरेंजमेंट नहीं होता, यानी ऐसी कोई अलग से जगह नहीं है। जैसे कि यूकैरियोट के केसेस में क्या होता है कि वहाँ पे न्यूक्लियस में आपका जो डीएनए है वो ऑर्गेनाइज होता है, तो यहाँ पे न्यूक्लियस की तो कोई बात नहीं। तो फिर भी हम देखते हैं कि प्रोकैरियोट्स के केस में क्या पाया जाता है, बैक्टीरियल जो जिसको आप बोलते हैं क्रोमोसोम्स, बैक्टीरियल क्रोमोसोम वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये तो हमें पता है, ये जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है वो कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर होता है, ठीक। However, they still must fit DNA that is 1000 times the length of a cell within the cell membrane। तो हम लोगों ने अपने अकॉर्डिंग डेटा भी देखा कि लगभग 4700 बेस पेयर का जो ये है वो कितना, भाई वो अगर इस क्रोमोसोम को खोलेंगे तो जाहिर सी बात है वो बैक्टीरिया के अपने खुद के एरिया से बहुत ज़्यादा लंबा होगा, बहुत ज़्यादा लंबा होगा। तो वो किस तरीके से फिट होता है, यहाँ पे देख रहे हैं लगभग 1000 टाइम्स लेंथ ऑफ सेल से वो जो डीएनए है वो बड़ा है और वो फिट होता है इस प्रोकैरियोटिक सेल। तो वो कैसे होता है वो हम लोग को देखना है। क्रोमोसोमल डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू अ कंडेंस्ड ओवॉइड स्ट्रक्चर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो क्रोमोसोमल डीएनए होता है बैक्टीरिया के केस में वो कंडेंस्ड होके किस फॉर्म में रखा जाता है उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। जैसे कि अगर आप लोग ह्यूमन के केस में हम लोग क्या बात करते हैं कि जो जो ह्यूमन का क्रोमोसोम है या यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं वो भी बहुत लंबा है, बट वो न्यूक्लियस में, सेल के अंदर न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के अंदर वो हाईली ऑर्गेनाइज्ड होके किस फॉर्म में अरेंज होते हैं या ऑर्गेनाइज होते हैं, क्रोमोसोम। और यहाँ पे हम लोग क्या वर्ड बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है डीएनए का वो किस फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, न्यूक्लियोइड। और न्यूक्लियोइड क्या है, दैट इज द कंडेंस्ड स्ट्रक्चर ऑफ दैट डबल स्ट्रैंडेड डीएनए इन केस ऑफ बैक्टीरिया। So the genome of E. coli, a bacterium widely used in molecular biology research, is 4700 kb। बेस पेयर साइज का होता है 4700। अभी हम लोग साइज एग्जिस्ट एज 1 डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो ऑब्वियस सी बात है जो भी सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होगा तो उसका क्या फ्री 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड होगा, नहीं, क्योंकि कहीं से भी कटिंग नहीं हुई है, पूरा इंटैक्ट सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है, तो इसके पास किसी भी प्रकार का कोई फ्री 5 प्राइम या 3 प्राइम एंड नहीं। दूसरी चीज़, बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो कि मदद करती हैं क्या करने के, उसको ऑर्गेनाइज होने में। तो अगर हम लोग यहाँ पे आप लोगों को जो याद रखना है वो ये याद रखना है, क्या याद रखना है कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, जैसे HU प्रोटीन्स, IHF प्रोटीन, HNS प्रोटीन्स। HU मीन्स हीट अनस्टेबल प्रोटीन, इंटीग्रेशन होस्ट फैक्टर प्रोटीन्स, यानी कि होस्ट में इंटीग्रेट होने के लिए जो प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरिया अपने सर्वाइवल के लिए वो यूज़ कर रहे हैं IHF। बट IHF का रोल जो है उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके सेल्फ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है,
HNS हीट स्टेबल न्यूक्लियोइड स्ट्रक्चरिंग, और SMC एक्चुअली जो ये वर्ड है ये हम लोग यूकैरियोट के केस में यूज़ करते हैं, बट यहाँ पे भी क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक प्रोटीन्स आइसोलेट नहीं की गई हैं कि हाँ कितनी और डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, तो एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स मेंटेन हैं, राइट, जो कि DNA और RNA के साथ एसोसिएट होके उसको क्या करती हैं, उसको मेंटेन करने में, उस बैक्टीरियल क्रोमोसोम को अपने सर्कुलर फॉर्मेट में मेंटेन करने के लिए मदद करती है, ठीक। तो और ये HU और HNS जो है ये एक तरीके से बिल्कुल वैसी ही है जो कि आप लोगों ने यूकैरियोट के केस में सुना होगा, हिस्टोन प्रोटीन्स। तो जो हिस्टोन प्रोटीन का वहाँ काम होता है वही काम यहाँ पे HU और HNS प्रोटीन्स कर रही है, और ये इसमें एविडेंटली प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल जीनोम के ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। तो इसीलिए इनको एक्चुअली में ये उसके जैसी होती हैं वैसी ही नहीं होती हैं, राइट। तो इसलिए इनको हम लोग क्या नाम देते हैं, दे आर एक्चुअली अ हिस्टोन लाइक प्रोटीन, आर हिस्टोन लाइक प्रोटीन या न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। न्यूक्लियोइड क्या, दैट इज कंडेंस स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल जीनोम, ठीक। दे आर थॉट टू बी इन्वॉल्व इन DNA कॉम्पैक्शन एंड जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारे पास एक क्लियर कट आइडिया आ गया कि हमारे पास ये जो HU है, HNS है, HU, HNS, IHF और भी प्रोटीन्स आइसोलेट की गई हैं, जिसमें HU, HNS तो एकदम एग्जैक्टली कह सकते हैं कि ये कैसी हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स नहीं है बट हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे यूकैरियोट्स में देखे जाते हैं, ठीक है। और IHF है, और भी प्रोटीन्स हैं जो कि काम करती हैं इसके स्ट्रक्चर को कॉम्पैक्ट करने में और इसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में, और उनको कलेक्टिवली इन सभी को हम क्या कह रहे हैं, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स और न्यूक्लियोइड एसोसिएटेड प्रोटीन। नाउ बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में आगे हम लोग बढ़े तो हम लोग क्या पाते हैं, फर्दर कंडेंसेशन पैक्स द बैक्टीरियल जीनोम इनटू सुपर कॉइल्ड डोमेन्स ऑफ 20 to 100 kb। एक्चुअली हम लोगों को पता है, हम लोग बार बार अगर जब भी बैक्टीरियल क्रोमोसोम की बात होती है तो हम लोग किस तरीके से बताते हैं कि दिस इज सर्कुलर और डबल स्ट्रैंडेड, एक स्ट्रैंड ये हो गया, ये दूसरा स्ट्रैंड हो गया, ये हो गया बैक्टीरियल क्रोमोसोम। बट एक्चुअली ये फर्दर कॉम्पैक्ट किया जाता है, ये कॉम्पैक्ट होके ये क्या बनाता है, ये कुछ इस तरीके से लूप का फॉर्मेशन करने लगता है, जैसे लूप का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आप बना। तो ऑब्वियस सी बात है तमाम जो प्रोटीन्स हैं वो आएंगी और इस तरीके से क्या करेंगी, इसकी सुपर कॉइलिंग करेंगी। जब हम लोगों को याद है कि सुपर कॉइलिंग क्या होती है, सुपर कॉइलिंग और क्रोमोसोम को इंटैक्ट करके रखने वाली प्रक्रिया को सुपर कॉइलिंग कहते हैं, और हम लोगों ने पूरी डिटेल स्टडीज़ की हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, लगभग जो सुपर कॉइल डोमेन्स बन रहे हैं दे आर ऑफ 20 to 100 kb। टोटल ये कितने का होता है, 4700 kb का ये बैक्टीरियल जीनोम होता है अगर ई कोलाई की बात करें तो, ठीक। लगभग 50% ऑफ DNA सुपर कॉइलिंग इज अनरेस्ट्रेंड। तो इसमें हमारे पास एक क्लैरिटी है कि लगभग 50% रिस्ट्रेंड होते हैं, तो 50% DNA जो होते हैं वो क्या होते हैं, अनरिस्ट्रेंड। तो जो डोमेन्स है दे हैव अ काइंड ऑफ डायनेमिक एंटिटी। वो क्या करते हैं कि बेसिकली जो ये होते हैं, जो भी यहाँ पे डोमेन्स बन रहे हैं, क्योंकि ये लूप्स का फॉर्मेशन होगा तो स्पेसिफिकली डोमेन्स बनेंगे, राइट। और ये जो डोमेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है इसमें हम लोग अभी देखेंगे कि वहाँ पे RNA और प्रोटीन्स की मदद से इस तरीके की सीक्वेंस स्पेसिफिक डोमेन्स जो है वो इस्टेब्लिश हो, ये हम लोग स्ट्रक्चर्स में डायग्राम में देखेंगे। हम लोगों को पता है, हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर जो DNA सुपर कॉइल होता है वो किस तरीके से अपने आप को सुपर कॉइल करके रखता है। सुपर कॉइल तो करना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि भाई उसको अरेंज होना है, क्योंकि कोई भी चीज़ खुली रहेगी तो वो ज़्यादा स्पेस लेगी। तो अब इसको क्या करना है, इसको और छोटा करते जाना है, ठीक है। तो सुपर कॉइलिंग क्या करती है, किसी भी चीज़ को और ज़्यादा कम स्पेस लेते हुए उसको एक ही जगह एग्रीगेट कर देती है। तो पर यहाँ पे भी जो सुपर कॉइलिंग की प्रक्रिया होगी वो क्या होगी, नेगेटिव सुपर कॉइलिंग। तो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग क्यों होती है, वी हैव डिस्कस्ड लॉट अबाउट इट।
तो नेगेटिव करने से क्या फ़ायदा होता है कि किसी भी केस में अगर पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग हो तो डीएनए पे ज़्यादा स्ट्रेन ना बने, क्रिएट हो, और ये जो नेगेटिव सुपर कॉइलिंग है ये और जो है स्पेसिफिकली इम्पॉर्टेंट होती है भाई रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन के समय, क्योंकि उस समय क्या हो सकता है, पॉजिटिव सुपर कॉइलिंग जनरेट हो। हम लोगों ने पूरा टोपोआइसोमरेजेस के क्लासेस को भी डिस्कस किया और अब हमारे पास एकदम क्लैरिटी है कि प्रोकैरियोट्स के केस में कौन कौन से टोपोआइसोमरेजेस हैं जो कि काम करते हैं। क्या काम करते हैं टोपोआइसोमरेजेस, जो कि क्लीव करने का काम करते हैं। मेजॉरिटी टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड होते हैं, उसमें भी हम लोगों ने सारी कैटेगरीज देख चुके हैं, वो चाहे टोपो फर्स्ट हो, टोपो थर्ड हो, फिर रिवर्स गायरेज देखा हम लोगों ने, डीएनए गायरेज देखा, ठीक है। तो तमाम इस तरीके के जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिकली रोल प्ले कर रहे हैं सिंगल स्ट्रैंडेड ब्रेकेज या डबल स्ट्रैंडेड ब्रेकेज में, क्या करने के लिए, ताकि वो लिंकिंग नंबर को चेंज कर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि ये मदद मिलती है इन सभी चीज़ों से क्या करने के लिए, पॉजिटिव सुपर कॉइल को हटाने के लिए, नॉट हटाने के लिए, डीकैटेनेशन करने के लिए, ताकि रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो पाए, ठीक है। इवन यू कैन इंक्लूड, हम लोग ऑलरेडी वहाँ पे देख चुके हैं कि डीएनए रिपेयर पाथवे में भी ये मदद करते हैं, रिपेयर पाथवे में टोपोआइसोमरेजेस एंजाइम, ठीक है। बाकी एक्सपेरिमेंट्स इन विच डीएनए फ्रॉम ई कोलाई इज केयरफुली आइसोलेटेड फ्री ऑफ मोस्ट ऑफ द अटैच्ड प्रोटीन आर ऑब्जर्व्ड अंडर द, तो यहाँ पे कई ऐसे एक्सपेरिमेंट किए गए हैं जहाँ पे प्रोटीन्स ऑब्जर्व की गई हैं। कौन सी प्रोटीन, जो भी हम लोगों ने डिस्कस की, HU, HNS, IHF, ये सभी हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स होती हैं और एक तरीके से किसके फॉर्मेशन में मदद कर रही हैं, न्यूक्लियोइड। हम लोग अभी जस्ट बात कर चुके हैं कि जो डीएनए है वो लगभग 50 to 100 डोमेन्स और लूप्स का फॉर्मेशन करता है, the ends of which are constrained by binding of a structure which probably consists of proteins attached to part of cell membrane। तो अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से डीएनए प्रोटीन एंड डीएनए आरएनए के इंटरैक्शन के थ्रू ये सुपर कॉइलिंग करता है और लूप्स का फॉर्मेशन करता है। तो लगभग कितने लूप्स का फॉर्मेशन कर रहा है, 50 to 100, और हर एक लूप में कितने वो बेस पेयर्स आ रहे हैं, लोगों ने अभी देखा यहाँ पे लगभग 20 to 100 जो है KB बेस पेयर्स जो हैं वो लूप में अरेंज होते हैं। तो द लूप्स आर अबाउट 50 to 100 KB साइज, ये भी हम लोग ने देखा भी था साइज। इट इज़ नॉट नोन वेदर द लूप्स आर स्टैटिक और डायनेमिक, but one model suggests that the DNA may spool through sites of polymerase or other enzymic action at the bases of loops। मीन्स अभी ऑब्वियस सी बात है, ये क्लैरिटी नहीं है हमारे पास कि हाँ ये बार बार चेंज हो रहा है या एकदम स्टैटिक होता है। बट येस, जब भी कोई डीएनए पॉलीमरेजेस या कोई पॉलीमरेज बाइंड करेगा या एंजाइमेटिक एक्शन होगा तो वो बेसिकली क्या होगा, वो चेंज हो सकता है, बट एक्चुअली वो जो काम हो रहा है वो हो कहाँ रहा है, वो बेस ऑफ लूप पे हो रहा है। अब जो भी अभी इन्फॉर्मेशन हम लोगों ने देखी उसको यहाँ पे इंटर रिलेट करना है तो आपको चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी। तो हम लोगों ने देखा कि हमारा जो क्रोमोसोम है हम लोग कैसे बनाते हैं, दिस इज अ सर्कुलर क्रोमोसोम है, डबल स्ट्रैंडेड क्रोमोसोम, ठीक। अब यहाँ पे आप देखिए इसका जो डायमीटर अभी हमें दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, लगभग कितना दिख रहा है, 350 माइक्रोन, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अब प्रोटीन्स ऑब्वियसली जुड़ रही होंगी, प्रोटीन्स जो हैं काम कर रही हैं, तो HNS प्रोटीन्स जो कि ये डोमेन्स बनाने का काम करेंगे। अब आप देखिए किस तरीके से इन प्रोटीन्स की मदद से ये क्या हो रहा है, ये फोल्डिंग शुरू हो। अब फोल्डिंग के बाद क्या फॉर्मेशन हो रहा है, ये लूप्स का फॉर्मेशन हो रहा है। तो लगभग अभी हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना कि कितने लूप्स बन सकते हैं, लगभग 50 to 100 लूप्स बन सकते हैं। तो ये कितने लूप्स बन सकते हैं, लगभग 50 to 100 लूप्स हमको दिख सकते हैं, 50 to 100 लूप्स ये बन सकते हैं। और ये जो 50 to 100 यहाँ पे लिखा भी हुआ है 50
हो सकते हैं, और अगर 50 लूप्स हैं तो ऑब्वियसली उनको 50 डोमेन्स कह सकते हैं, और एक एक लूप में लगभग कितने कितने KB एडजस्ट हो रहे हैं, कितने बेस पेयर एडजस्ट हो रहे हैं, 50 to 100 किलो बेस पेयर्स जो है वो एडजस्ट हो रहे हैं एक एक लूप। ठीक, तो पहले इसने ऐसे फोल्डिंग शुरू की, तो सर्कुलर था, पहले क्या बनाना शुरू किया, इस तरीके से लूप बनाना शुरू किया। अब ये देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, धीरे धीरे क्या होगा, अब इस लूप में ही क्या हो रहा है, इस तरीके से सुपर कॉइलिंग इनिशिएट हो रही है। अब आप देख रहे हैं जो यहाँ पे सुपर कॉइलिंग इनिशिएट होना शुरू हो, हर लूप जो है इंडिपेंडेंटली सुपर कॉइल हो रहा है। क्या हम लोगों ने देखा कि हर लूप जो है वो इंडिपेंडेंटली हो रहा है, तो देख रहे हैं क्लियरली। उसके बाद जो है आप यहाँ पे ये जो एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, RNA DNA इंटरैक्शन हो रहा है। तो क्या बात हुई कि यहाँ पे अगर देखा जाए जो कॉइलिंग हो रही है या जीनोम ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम का जो DNA है वो RNA से भी इंटरैक्ट कर रहा है, RNA से इंटरैक्ट कर रहा है और प्रोटीन से इंटरैक्ट कर रहा है। कौन सी प्रोटीन, HU, HNS, IHF, ये सारी जो प्रोटीन्स हैं और भी कुछ प्रोटीन्स हैं, राइट, वो उनके थ्रू क्या कर रहे हैं, इस तरीके से ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब भी कोई भी अगर एक्टिविटी करनी होगी, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन करना है, तो आपने देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, RNA जो है वो क्लीव्ड हो गया। अब जब RNA क्लीव हो गया तो ये जो सुपर कॉइलिंग यहाँ पे ये जो लूप का इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था, ये थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, प्रोटीन्स जो है वो पार्टिसिपेट करते हुए रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इस तरीके से एक्सपेरिमेंट किए गए यही समझने के लिए और देखने के लिए, जब पार्शियल RNAs डाइजेशन किया गया या पार्शियल DNAs डाइजेशन किया, ठीक है, तो जो एंजाइम DNAs को डिसरप्ट कर रहे होंगे इन वीवो, वो क्या करेंगे, लूप को, इस सुपर कॉइल्ड DNA को ही पूरा इस तरीके से खोल देंगे। और जो RNA पे काम कर रहे होंगे, तो यहाँ पे RNA कहाँ काम कर रहा है, बेस, जहाँ पे ये सुपर कॉइलिंग का ये जो एरिया है वो अटैच्ड है, तो ये RNAs यहाँ काम कर रहे हैं और DNAs कहाँ करेंगे, यहाँ काम। तो DNAs जो होंगे वो क्या कर रहे हैं, वो यहाँ पे क्लीविंग कर रहे हैं, वो इस तरीके से लूप्स को, सुपर कॉइलिंग को ओपन कर रहे हैं, राइट, आउट कर रहे हैं, और यहाँ पे RNA की। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लोग क्या आ गए कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 350 माइक्रोन मीटर। फिर जब ये लूप्स का फॉर्मेशन हुआ तो घट गया, 30 माइक्रोन हो गया, और फिर यहाँ पे क्या हो गया, 2 माइक्रोन की लेंथ हो गई। तो यानी जो स्टार्टिंग की थी हम लोगों ने ज़्यादा से अभी क्या हो गया, कम। तो इस कम स्पेस बाई क्यों, क्योंकि हाइपर या सुपर कॉइलिंग हो चुकी है, और इससे अब क्या होगा, DNA जो है, ये जो पूरा DNA सुपर कॉइल्ड फॉर्म में, वो आराम से बैक्टीरियल सेल में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा, और इसी को हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यहाँ पे एक और डायग्राम है जहाँ पे हमें और क्लियरली दिख रहा है कि किस तरीके से ये सुपर कॉइल्ड डोमेन्स हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटीन्स हैं, जहाँ हम लोग बात कर रहे थे, प्रोटीन और RNA, ठीक है, यहाँ पे रहते हैं, जो कि मदद करते हैं इन सुपर कॉइलिंग्स, ये जो लूप्स की सुपर कॉइलिंग जो हो रही है उसको एसोसिएट इस तरीके से मेंटेन। तो अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ गई, और आप लोगों को क्या ध्यान में रखना है कि ई कोलाई क्रोमोसोम में, ये कहीं पे पूछा भी गया है कि ई कोलाई के क्रोमोसोम में क्या होता है। हमें ये तो पता है कि नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड DNA होता है, बट जो उसकी सुपर हेलिकल डेंसिटी जो हम लोग निकालते हैं वो कितनी होती है, -0.06, यहाँ पे डेल्टा L के होना चाहिए, आप लोगों को पता भी है, तो विच इज़ -0.06, और हमें पता है कि ये माइनस हमें क्या बता रहा है कि ये नेगेटिवली सुपर DNA। आप निकालना भी चाहें तो आप निकाल भी सकते हैं, कि आपको नंबर ऑफ बेसिस पेयर्स जो है वो पता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ इंडिकेट दैट सम डोमेन्स में नॉट बी सुपर कॉइल, परहैप्स बिकॉज द DNA हैज बिकम ब्रोकन इन वन स्ट्रैंड, वेदर दे डोमेन्स क्लियरली
where other domains clearly do contain supercoils। तो बस यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई है कि कुछ केसेस में ये भी देखे गए हैं जो लूप्स या डोमेन्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हो सकता है वहाँ पे वो सेल्फ सुपरकॉइलिंग कर पाए भी गए हैं और कभी कभी उस तरह की सुपरकॉइलिंग नहीं भी पाई। ठीक, और अभी हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पे जो सेंटर में क्या पाया जाता है, आरएनए प्रोटीन स्कैफोल्ड्स पाए जाते हैं, या फिर सिर्फ उनको क्या बोल देते हैं हम लोग, प्रोटीन मेम्ब्रेन स्कैफोल्ड, जिसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे हैं कि जो डोमेन्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं या एडजस्ट होते हैं। ठीक, यहाँ पे ये देखो तो दिस इज व्हाट, प्रोटीन मेम्ब्रेन स्कैफोल्ड। ठीक है, ओके। So yes, the other thing is there is however no real biochemical evidences for major differences in the level of supercoiling in different regions of the chromosome। राइट, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग यूकैरियोट्स की बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रूफ की गई हैं जहाँ पे हमें पता रहता है कि हाँ कौन कौन से रीजन में किस तरह की सुपरकॉइलिंग देखी जा रही है, बट यहाँ पे स्पेसिफिकली इन केस ऑफ दिस यहाँ पे इस तरह का केस नहीं देखा। तो रैपिंग करते हुए अब आप एक जो भी हम लोगों ने बात की, आप यहाँ पे कलेक्टिवली सारी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ पे हमने क्या क्या दिया हुआ है, द लूप डोमेन्स ऑफ द क्रोमोसोम आर कंटेन फर्दर बाय इंटरैक्शन विद अ नंबर ऑफ डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। डीएनए और प्रोटीन्स का इंटरैक्शन होता है, और ये जो बाइंडिंग प्रोटीन्स होती हैं उनमें कौन कौन सी प्रोटीन शामिल है, HU है जो कि स्मॉल बेसिक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होती है। Dimeric protein which binds DNA non-specifically by the wrapping of DNA around the protein, what we have discussed। HNS प्रोटीन है जो कि एक्चुअली पहले H1 कहलाई जाती थी, इसीलिए फिर बाद में क्योंकि और उनके सीक्वेंसेस और चीज़ें अलग थी तो इसलिए फिर HU और HNS प्रोटीन्स को सिर्फ क्या कहा जाने लगा, हिस्टोन लाइक प्रोटीन। तो ये HNS क्या होती है, इट इज़ अ काइंड ऑफ मोनोमेरिक न्यूट्रल प्रोटीन होती है, वो भी एक तरीके से नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग दिखा, बट विच सीम्स टू हैव अ प्रेफरेंस फॉर रीजन्स ऑफ डीएनए विच आर इंट्रिंसिकली बेंड। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहाँ पे बेंडिंग दिखती है वहाँ पे जो एचएनएस प्रोटीन्स है वो पाई जाती है या वो वहाँ बाइंड करना पसंद करती हैं फॉर दिस काइंड ऑफ जीनोम ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दीज प्रोटीन्स आर समटाइम्स नोन एज, हम लोग बात कर चुके हैं, हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स एंड हैव द इफेक्ट ऑफ कॉम्पैक्टिंग and this help in packaging of DNA into the nucleoid। फाइनली हमें क्या मिलना है, न्यूक्लियोइड। जैसे फाइनली यूकैरियोट के केस में आपको क्या मिलता है, क्रोमोसोम। राइट, दिस मीन्स दैट ऑल्दो द क्रोमोसोम व्हेन आइसोलेटेड हैज दिस, that is approximately 1 supercoil for every 17 tons of DNA helix। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है जब खुला रहेगा तो उसमें 10 टर्न्स पाए जा रहे हैं, बट सुपर कॉइलिंग के बाद क्या हो जा रहा है, और हाइपर बाई सुपर कॉइलिंग हो रही है तो टर्न्स और स्पेसिफिक हो जाएंगे, नेगेटिवली सुपर कॉइल्ड हो रहे हैं तो 17 टर्न्स पाए जा रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग बात कर चुके हैं, देयर आर सम, बोला कि यहाँ पे कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जो कि डीएनए से बाइंड करते हैं, वो भी सुपर कॉइलिंग में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो आप RNA molecules, RNA polymer and site-specific DNA binding such as IHF, a homolog of HU। ये जो IHF है वो HU जैसी ही प्रोटीन्स which bind to the specific DNA sequence and bend DNA through 140 degree। तो ये भी स्पेसिफिक DNA सीक्वेंस से बाइंड करती है और लगभग 140 डिग्री जो है वो टिल्ट आउट करती है और इस तरीके से डीएनए डोमेन्स को ऑर्गेनाइज। तो फाइनली हमारे पास क्या क्या जो चीज़ें आ गई हैं वो हाईलाइट कर दी है मैंने कि आपको ये इन्फॉर्मेशन स्पेसिफिकली याद रखनी है ड्यूरिंग द बैक्टीरियल जीनोम ऑर्गेनाइजेशन, स्पेसिफिकली द नेम ऑफ हिस्टोन लाइक प्रोटीन्स इंक्लूडिंग IHF। और क्या याद रखना है कि डीएनए ऑर्गेनाइजेशन में, जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में प्रोकैरियोट के
डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स के साथ साथ यानी हिस्टोन लाइक प्रोटीन के साथ साथ आरएनए मॉलिक्यूल्स का भी रोल होता है। वो बेस पर प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बनाने की कोशिश करते हैं, स्कैफोल्ड, जिससे कि लूप और डोमेन्स जो हैं वो इंटैक्टली अरेंज हो पाते हैं और हर लूप फिर सुपर कॉइल्ड होता है और फाइनली हमें क्या मिलता है, न्यूक्लियोइड। यस, तो हम लोग जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने न्यूक्लियोइड फॉर्मेशन इन केस ऑफ प्रोकैरियोट कवर अप कर लिया। अब हम लोग यूकैरियोट के केस में चल रहे हैं एंड ये बहुत डिटेल्ड है और बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, राइट।